पिछले वीडियो में हमने लोहे का निष्कर्षण कैसे करते हैं वो सारा पढ़ा था, उसकी पूरी डिटेल पढ़ी है। अब इसी तीसरे स्टेप में अपना धातु निष्कर्षण में ये चल रहा है। तो अपने सिलेबस में 4 धातुएं हैं, लोहा, तांबा, जिंक और एल्यूमिनियम। तो अब दूसरे की बारी है तांबे का निष्कर्षण। और तांबा का जो निष्कर्षण किया जाता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड से किया जाता है। वैसे तो तांबे के कई ऐसे कहें, लेकिन सभी को ऑक्साइड में बदलेंगे तो वो क्यूप्रस ऑक्साइड है और फिर उससे तांबा प्राप्त करेंगे। लगभग वही बात है कार्बन अपचयन विधि वाली। तो आज का इस वीडियो में अपना जो टॉपिक है वो है तांबे का निष्कर्षण क्यूप्रस ऑक्साइड से। ये क्यूप्रस ऑक्साइड से। तो तांबे के ऐसे कौन कौन से मुख्य 4 ऐसे हैं। ये जो ऐसकों के नाम हैं और सूत्र हैं वो जरूर ध्यान में रखने चाहिए। इस पे प्रश्न बहुत आते हैं कि किसी भी एक ऐसे का नाम ले देते हैं और उसमें पता नहीं लगता ये किसका है। जैसे एक प्रकार से देखें तो मैलेकाइट है। अब मैलेकाइट से हम पता नहीं बता सकते नाम से ही कि ये कॉपर का है या लोहे का है या जिंक का है। अगर कह दे क्यूपराइट से तो उसमें तो अंदाज़ा लग जाता है कि क्यूपराइट तो कॉपर से संबंधित है। तांबे का मुख्य ऐसक कॉपर पायराइटिज होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबा निकलता है और साथ में आयरन का भी होता है वो। लेकिन यहाँ पर आयरन अशुद्धि के रूप में होता है जब तांबे का निष्कर्षण करते हैं। तो मैलेकाइट, अभी उदाहरण दिया था कि मैलेकाइट का क्या होता है। तो मैलेकाइट इस नाम में कहीं पर भी तांबे से संबंधित कोई बात नहीं है, तो इसमें बता नहीं सकते ये किसका है और उसका सूत्र फिर क्या होगा। तो सूत्र से भी संबंधित कोई बात नहीं है। इस कारण मैं कहता हूँ बार बार कि जो ऐसकों के जो नाम हैं उनका सूत्र समेत याद रखना जरूरी है। और वो केवल ये तरीका भी केवल याद करना ही है, उसका कोई सूत्र नहीं है, कोई और नहीं है, तो याद ही करना है बस। तो इसका होता है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार से मिक्सचर होता है, इसको मैलेकाइट कहते हैं। क्यूपराइट होता है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2। और एक और रह जाता है कॉपर ग्लास। सल्फाइड एसिड में ज़्यादातर ग्लास का शब्द लगता है, ग्लास आ गया तो उसमें यह मान सकते हैं कि कई 2-3 धातुएं और हैं जिनके सल्फाइड एसिड हैं, उसके साथ ग्लास नाम लगता है। तो ये 4 प्रकार के एसिड हैं ज़्यादातर। इसमें चाहे जो भी हो, हमें तो उसी तरीके से चलना है जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, लोहे के निष्कर्षण में पढ़ा था, या जो अपना जो सिद्धांत इस चैप्टर में दिया हुआ है। और उसमें अगर वो ही चारों स्टेप बारी बारी से चलेंगे तो ये है, सबसे पहले पीसना होता है, उसके बाद सांद्रण होता है, सांद्रण के बाद फिर उसको ऑक्साइड में बदला जाता है, चाहे वो निस्तापन के द्वारा बदला जाए चाहे भर्जन के द्वारा बदला जाए। इसको भी आसानी से बदला जा सकता है। यहाँ पर भर्जन की आवश्यकता पड़ेगी, वायु की उपस्थिति जरूरत पड़ेगी, ये खुद ऑक्साइड है ही, तो यहाँ निस्तापन से काम चल जाएगा, यहाँ पर भी निस्तापन से काम चल जाएगा, क्योंकि ये केवल कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड है। इनको अकेले को गर्म करना होता है तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पर फिर भर्जन करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, वो हम बाद में आएंगे इसमें। मुख्य रूप से यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, वो है कि यहाँ पर जब कॉपर ऑक्साइड तो आ जाएगा, अब कॉपर ऑक्साइड से जब तांबा प्राप्त करेंगे अपचयन के द्वारा, और वो भी कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, तो कितना ताप की आवश्यकता पड़ेगी। जिस प्रकार से लोहे में मैंने ज्ञात किया था कि कॉपर कार्बन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा प्रभावी है अपचयन के लिए, आयरन ऑक्साइड के अपचयन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा प्रभावी है, कम ताप पर वो क्रिया करती है। जबकि कार्बन अगर लेते हैं तो उसके लिए ज़्यादा ताप की आवश्यकता थी। तो वो हमें एलिंगम आरेख से पता चला था
अब यहाँ पर भी तो स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक बार मैं पहले एलिंगम आरेख खींच रहा हूँ, उसके बाद हम इसकी धातुकर्म की प्रक्रिया पर चलेंगे। तो सबसे पहले एलिंगम आरेख कैसा है, ये इस प्रकार का है। तो ताप और गिब्स मुक्त ऊर्जा के बीच में ये ग्राफ खींचा जाता है। तो कार्बन का जो ग्राफ होता है वो तीन प्रकार से बना सकते हैं कि या तो कार्बन की क्रिया या कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, या कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, या कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। तो दो कार्बन के होते हैं और एक कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। तीन ग्राफ होते हैं इसके। तो इसमें सबसे पहले ये कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। यहाँ पर एंट्रोपी परिवर्तन 0 होता है, डेल्टा एस, क्योंकि गैस के अणु हैं वो एक अणु काम आ रहा है, आगे एक ही मोल बन रहा है। दूसरी हमारे पास होती है कि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बने, वो ये है। ये है। और तीसरी होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बने। ये तीन तो है। अब हमें ज्ञात करना है कि कॉपर ऑक्साइड का ग्राफ कहाँ आता है। कॉपर ऑक्साइड का जब ग्राफ देखते हैं एलिंगम आरेख में, तो वो ऊपर ऊपर आता है, यहाँ से इस तरीके से ये आता है। ये होता है Cu + O2 = Cu2O। और ये अब इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, इसमें एलिंगम आरेख में डिटेल में पढ़ा था, तो उसमें एक बात आई थी लास्ट में कि कोई भी धातु ऑक्साइड है उसका अपचयन कब संभव है। तो उसे तभी संभव है जब जो अन्य जो अपचायक के जो ग्राफ हैं वो ग्राफ उससे नीचे रहने चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन सा है। ये इससे नीचे ग्राफ कौन सा है, ये तो नहीं है। तो एक तो ये नीचे है और एक ये नीचे। तो इस ग्राफ से हमें कुछ अंदाज़ा लगता है अपचायक कौन सा ठीक रहेगा। एलिंगम आरेख से हमें पता लग जाता है। और एलिंगम आरेख से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा अपचायक सही है, कितना ताप चाहिए। उसमें यह था कि जो भी ऑक्साइड ऐसक है जिसका हमें अपचयन करना है, उससे नीचे अगर कोई अपचायक का ग्राफ है तो उससे अपचयन संभव है। तो इससे नीचे ग्राफ कौन से हैं, इससे नीचे ग्राफ एक तो यह कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, और एक ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो इसका मतलब यह कि कार्बन हो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, दोनों ही कॉपर ऑक्साइड का अपचयन करने में सक्षम है। ताप भी ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, ताप भी ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक कार्बन और है। तो कार्बन इसको भी अगर हम काम में लेना चाहें तो ये ताप लगभग ये इतना हो जाता है। तो लगभग इतना ताप है, और ये लगभग आसपास 200 केल्विन के आसपास है। यानी 200 केल्विन से पहले अगर है तो तांबे का जो अपचयन है वो इस कार्बन के द्वारा संभव नहीं होता जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, लेकिन उससे ज़्यादा पर संभव है। तो फिर कौन सा ठीक रहता है, तापमान कितना रखना चाहिए। तो तापमान में सीधी सी है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो तब बनती है जब तापमान ज़्यादा हो, लगभग 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब हो, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया से। तो इस कारण ये तो कोई काम की नहीं है। हालांकि इस ग्राफ के अनुसार कार्बन मोनोऑक्साइड को काम में ले सकते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड खुद 800 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान में उत्पन्न होती है। लोहे का जो ऑक्सीकरण किया था उसमें वात्या भट्टी में हमने लिखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर बनती है। तो इतने ताप की तो आवश्यकता नहीं है, इस कारण ये ग्राफ तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब रही बात कार्बन की, तो ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो ये तो कह रहा है कि कम ताप से कम चल जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ ताप ज़्यादा होना चाहिए। तो और सही ढंग से अच्छा अपचयन करने के लिए लगभग ये जो तापमान है वो 500 से 600 केल्विन रखा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई जो है शंका नहीं हो।
तो जब भी कॉपर ऑक्साइड का अपचयन करवाना होता है तो 500 से 600 केल्विन के आसपास ताप रखा जाता है और कार्बन के द्वारा ही संभव हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से होता तो है लेकिन आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त करने के लिए खुद के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? इसकी अभिक्रिया हम ये लिख सकते हैं कि अगर कॉपर सल्फाइड को लेते हैं तो पहले तो इसको ऑक्साइड में बदलेंगे, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। और अब इस कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कार्बन के द्वारा करवाएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड किससे भी करवा सकते हैं, लेकिन नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड से अपचयन करवाते हैं तो तापमान ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है, तो कार्बन खुद उससे पहले भी कर देगा। तो इसका यहाँ पर केवल कार्बन वाली अभिक्रिया लिखेंगे तो ये तांबा प्राप्त हो जाता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है लगभग 500 से 600 केल्विन पर। तो यहाँ पर एलिंगम आरेख से हमें स्पष्ट पता लग जाता है कि कॉपर ऑक्साइड का अगर अपचयन करवाना है तो कार्बन ही उपयुक्त है और 500 से 600 केल्विन तापमान बहुत ही अच्छा तापमान है, तो इस पर आसानी से इसका अपचयन हो जाता है। तो ये तो बात होगी एलिंगम आरेख के आधार पर और हमारा पता लगना कि ये ऑक्सीकरण ये अपचयन किस प्रकार से हो और धातु कैसे प्राप्त हो, ये तो ठीक है। लेकिन सही वास्तविक प्रक्रम में चलें कि ऐसे को पृथ्वी से खोद कर निकालते हैं तब से लेकर और धातु प्राप्ति तक चलें, तो इस अकेले ऑक्सीकरण से काम नहीं चलता। तब क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है वो देखना चाहते हैं, वो शुरू करते हैं। जब किसी अयस्क से प्राप्त करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब दोबारा रिपीट करूँ कि कॉपर के 4 प्रकार के अयस्क हैं। कॉपर पायराइटिज है और कॉपर ग्लास है, ये दो तो है सल्फाइड अयस्क। इनके लिए सांद्रण की अलग विधि काम में लेनी पड़ेगी। ये है कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क, इनके लिए हो सकता है अलग विधि काम में ले। तो हम पूरा का पूरा इसका जो वास्तविक प्रक्रम है वो अगर करना चाहें तो शुरुआत करेंगे हम अयस्क के पीसने से, उसके बाद सारे स्टेप दोबारा लेंगे, उसके बाद जो भी हमने पढ़ा है पीछे उसी के अनुसार चलते जाएंगे। तो और ऐसे चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी ऐसे को बदलना उसको ऑक्साइड में है, सल्फाइड ऐसे है तो ऑक्साइड में बदलेंगे, कार्बोनेट है तो ऑक्साइड में बदलेंगे, हाइड्रोक्साइड है तो उसको उसमें बदलेंगे, ऑक्साइड है तो ठीक है ही। तो सबसे पहले इसका होता है एसिड का पीसना। इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, पीसने में कोई विधि कोई स्पेशल विधि होती नहीं है, उसको छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है या पाउडर बनाया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है, आवश्यकता अनुसार जैसे भी किया जाता है। दूसरा होता है एसिड का सांद्रण। एसिड के सांद्रण के लिए हमारे पास 4 विधियाँ थी, उनमें से कौन कौन सी विधि यहाँ पर काम आनी चाहिए, तो स्पष्ट है जो सल्फाइड एसिड थे उनके तो फेनपलवन विधि काम आएगी। चुंबकीय पृथक्करण काम नहीं आएगी क्योंकि इसमें चुंबकीय गुण है ही नहीं, तांबे में निक्षलन भी नहीं आएगी। तांबे कुछ भारी होता है तो गुरुत्वीय पृथक्करण काम में ले सकते हैं आवश्यकता पड़े तो मुख्य रूप से यहाँ पर 2 ही काम आएंगे, या तो गुरुत्वीय पृथक्करण और या फेनपलवन। ये 2 विधि हम पढ़ चुके हैं, इनमें से कोई एक विधि काम आएगी, खैर कोई बात नहीं, काम मेरे लिए। अब अयस्क का सांद्रण भी हो गया। अब सांद्रित अयस्क को से हम धातु निष्कर्षण पर चलेंगे, तो धातु निष्कर्षण अगला तीसरा पद होता है। और धातु निष्कर्षण में क्या क्या था, धातु निष्कर्षण में अपने कोर्स में था कार्बन अपचयन विधि, और इसके 2 पद होते हैं,
या तो निस्तापन और वर्जन के द्वारा ऑक्साइड एसिड प्राप्त करना, और दूसरा ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। तो यहां पर अगर काव्य ले तो निस्तापन या वर्जन दोनों ले सकते हैं। वो निर्भर करेगा एसिड कौन सा है। अगर सल्फाइड वाला एसिड है तो उसके लिए हम वर्जन लेंगे, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। अगर कार्बोनेट और ऑक्साइड वाला है तो उसके लिए निस्तापन लेंगे, उसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे। कोई भी हो, यहाँ पर हम उदाहरण थोड़ा बड़ा लेकर चलते हैं, कॉपर पायरेटेज वाला ले लेते हैं, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ऑक्साइड एसिड भी आ जाएगा, सल्फाइड से शुरू कर देंगे। तो अगर हम CuFeS2 लेना चाहें तो इसका वर्जन किया जाता है, और वर्जन हो चाहे निस्तापन हो, ये हमेशा परावर्तनीय भट्टी में होता है। इसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि इसको वायु की उपस्थिति में भी ऐसे को गर्म कर सकते हैं और वायु की अनुपस्थिति में भी कर सकते हैं। ये इसमें प्रकार की व्यवस्था होती है। अगर इसको वायु की उपस्थिति में परावर्तनीय भट्टी के अंदर सांद्रित एसिड को रख दिया तो क्या विक्रियाएं होंगी। हम शुरू करें कॉपर पायरेटेज से। तो इसकी जो विक्रियाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है, सारी वो ध्यान में रखने वाली हैं, बहुत ही आसान है। क्या क्या चीज़ें होंगी ध्यान में रखते जाओ बस। ये वर्जन हो रहा है, ऐसे कह इसको वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो ये अपघटित हो जाएगा, कॉपर का सल्फाइड बन जाएगा, फेरस का सल्फाइड बन जाएगा, और कुछ मात्रा में सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके SO2 बना देगी। तो यहां पर ये बनता है तो कॉपर का सल्फाइड, फेरस का सल्फाइड और SO2 गैस है वो बाहर निकल गई। तो यहाँ पर इसका जो ये कॉपर और फेरस दोनों एक साथ थे, अब यहाँ पर अलग अलग हो गए दोनों के सल्फाइड। संतुलित करेंगे समीकरण को, ये हो जाएगा। अभी भी ये परावर्तनीय भट्टी के अंदर पड़ा है, और परावर्तनीय भट्टी के अंदर पड़ा है, गर्म हो रहा है, साथ में ऑक्सीजन प्रवाहित हो रही है। तो जब ये टूटकर इसमें परिवर्तित हो गया तो ये भी तो गर्म हो रहा है, ये आगे और क्रिया कर देगा। इसके सल्फर और अभी ये भी निकलनी शुरुआत हो जाएगी, इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन आ जाएगी इसके साथ। तो इसमें ये हो जाएगा कि कॉपर सल्फाइड है, ये बना देगा। फेरस सल्फाइड है, ये हो जाएगा। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, तो इस तरीके से कॉपर पायरेटेज था, CuFeS2 था, वो किस किस में परिवर्तित हो गया। पहले तो हुआ कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में, उसके बाद कॉपर ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड में। क्या सारा परिवर्तित हो गया? सारा नहीं हुआ, हो सकता है इसकी कुछ मात्रा बची हुई हो। तो यहाँ पर अब ये संभावना है कि हमारे पास यहाँ पर कॉपर सल्फाइड भी कुछ बचा हो, फेरस सल्फाइड भी बचा हो, कॉपर ऑक्साइड भी बन गया, फेरस ऑक्साइड भी बन गया, और साथ में यहाँ पर एक अभिक्रिया और कर सकते हैं कि इसके साथ कुछ अशुद्धियाँ तो हैं, हो सकता है कुछ अशुद्धियाँ भी बाहर निकल गई हो। अशुद्धियाँ होती है सल्फर की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की। तो परावर्तनीय भट्टी में गर्म तो हो ही रहा है, तो इसी समय इसके साथ साथ वो जो अशुद्धियाँ हैं वो भी ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती हैं धुएं के रूप में, गैस के रूप में। तो क्या क्या होता है, एक तो होता है ये कि कुछ मात्रा में, क्योंकि सल्फर इसके अंदर है तो पूरी संभावना है कि सल्फर इसके पास मुक्त अवस्था में भी हो, तो सल्फर की अगर अशुद्धि है तो वो SO2 बना देगी। आर्सेनिक भी इसके साथ मिली होती है, वो आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में। एंटीमनी भी हो सकती है, ये एंटीमनी ऑक्साइड के रूप में। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑक्साइड बन जाते हैं और ये सारे गैसीय अवस्था में होते हैं, तो ये बाहर निकल गए।
परावर्तनीय भट्टी से यहीं पर बाहर निकल गए, तो इनकी अशुद्धियाँ यहीं पर दूर हो गई। तो अगर ये परावर्तनीय भट्टी की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी तो क्या क्या बचना चाहिए? तो बचेगा कॉपर सल्फाइड बच सकता है, फेरस सल्फाइड बच सकता है, कॉपर ऑक्साइड बचेगा, फेरस ऑक्साइड बचेगा और कुछ अशुद्धियाँ भी बचेगी। तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा? निस्तापन हो चाहे भर्जन हो, इसके बाद क्या क्या बचेगा? यहाँ पर ये संभावना रहेंगी कि कॉपर सल्फाइड बचे, फेरस सल्फाइड बचे, कॉपर ऑक्साइड तो बनेगा ही, अगर यह अभिक्रिया पूरी हो जाएगी तो फेरस ऑक्साइड भी बनेगा, प्लस अशुद्धियाँ, ये बची रह जाएंगी। तो जो ऐसा ये था, ये ऐसे के इतने रूप में टूट गया। अब इसमें हमारे काम की चीज़ कौन कौन सी है? दो है। तो हमारे काम की चीज़, क्योंकि तांबे का पढ़ रहे हैं तो तांबे से संबंधित ये दो चीज़ें। लोहा काम की चीज़ है लेकिन यहाँ पर हमारे लिए अशुद्धि है। तांबे का जब तांबा निकाल रहे हैं तो लोहा अशुद्धि है, तो इसको हटाना ज़रूरी है। तो फेरस सल्फाइड को हटाना है, फेरस ऑक्साइड को हटाना है और अशुद्धियों को हटाना है। इन दो को हमें रखना है, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड को। अब इसको अगले स्टेप पर ले जाते हैं और अगला स्टेप होता है परगलन, और वो किया जाता है वत्या भट्टी में। तो अब अगला जो पद होगा, ये पहला दिखा था, अब दूसरा। ये वत्या भट्टी में होता है। वत्या भट्टी का चित्र चलो मैं दोबारा बना भी देता हूँ, वैसे लोहे वाले में बनाया था। तो वत्या भट्टी का इस तरीके से होता है। लगभग इस तरीके का आकार होता है, और यहाँ पर जो है वो कप और कौन की व्यवस्था होती है। ये यहाँ से जब ऐसे को डालेंगे तो ये नीचे खिसकेगा, नीचे खिसकेगा तो ये ऐसे अंदर आ जाएगा, और जब ऐसे डालना बंद हो जाए तो ये वापस इसको ऊपर कर लेगा, बंद हो जाता है वापस। तो ये व्यवस्था होती है, इसको कप एंड कोन अरेंजमेंट कहते हैं। क्या क्या डालते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो यहाँ पर जब ऊपर से जो डालेंगे, यहाँ वो डालेंगे भर्जित अयस्क, जो निस्तापन या भर्जन से प्राप्त हुआ है। उसमें मुख्य रूप से 4 चीज़ें थी, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, कुछ अशुद्धियाँ भी होंगी, ये डालेंगे। साथ में जब इसके अंदर भट्टी के डाल रहे हैं तो कोयला तो जरूरत पड़ेगी, प्लस कोक यानी कार्बन, प्लस अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें गालक भी डाला जाता है। और अशुद्धि इसमें किसकी थी? अशुद्धि इसमें थी कि इसमें 4 चीज़ें डाली है, ये अशुद्धियाँ हैं, इनको हटाना है। और इनको हटाने के लिए बालू रेत अच्छे काम करती है। तो यहाँ पर जो गालक के रूप में काम में लेंगे वो सिलिकॉन ऑक्साइड होगा। इन 3 चीज़ों को इसमें भर देंगे। नीचे से इसमें गर्म वायु प्रवाहित की जाती है, दोनों तरफ से गर्म वायु, इधर से भी गर्म वायु से ये सारा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के साथ साथ इनकी अभिक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वो अभिक्रिया भी लिखेंगे क्या क्या होगा। बाकी जो इसमें जो जितना पट इकट्ठा होना है वो यहाँ नीचे इकट्ठा होता जाएगा, जो भी उपकरण है वो सारा यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाएगा। देखते हैं नीचे क्या इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर इस वत्या भट्टी के अंदर क्या क्या अभिक्रिया होगी वो देखना चाहते हैं। कौन कौन अभिक्रिया करेगा?
यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी और इसमें गर्म वायु प्रवाहित करें तो ऑक्सीजन तो इसके साथ क्रिया करेगी, लेकिन इसमें ये दोनों आपस में भी क्रिया कर लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड भी आपस में क्रिया कर लेते हैं, साथ में इनके साथ ऑक्सीजन भी क्रिया कर लेगी। यानी यहाँ पर ज़्यादातर ये प्रयास रहेगा कि सारे के सारे ऑक्साइड में बदल जाए, और अगर कॉपर नहीं बदले तो ये तो ज़रूर बदल जाए, फेरस सल्फाइड भी फेरस ऑक्साइड में बदल जाए, ये कोशिश रहती। क्यों? क्योंकि फेरस सल्फाइड को हटाना कठिन है, फेरस ऑक्साइड को हटाना आसान है। अभी इसमें लिखेंगे क्यों हटेगा। तो वात्या भट्टी में जो अभिक्रिया हुई वो उसमें फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। वो कैसे कैसे हुआ? अगर फेरस ऑक्साइड है वो तो ठीक है ही, जो फेरस सल्फाइड बचा हुआ है वो एक तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करें, तो ये रहा फेरस ऑक्साइड बन गया, फेरस सल्फाइड से फेरस ऑक्साइड, या तो इस तरीके से बन जाए, या खुद फेरस सल्फाइड है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना दे। ये हो जाए, ये भी संभव है। तो इस प्रकार से चाहे कैसे भी हो, फेरस सल्फाइड की अधिकांश मात्रा फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और फेरस ऑक्साइड को हटाना आसान है। क्यों? अभी तीसरा बाकी है। तीसरा क्या? गलक। अब तक हमने कोक के कारण तो गर्म हो गया, वर्जित ऐसे की अभिक्रिया आ गई, गलक की अभिक्रिया नहीं दिखाई। गलक क्या काम करेगा? सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिका ऑक्साइड है ये फेरस ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। ये फेरस ऑक्साइड यहाँ पर अशुद्धि है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड यहाँ पर गलक है, और ये आसानी से हटता नहीं, लेकिन ये इसके साथ क्रिया करके आयरन सिलिकेट बना देता है। इसे धातुमल कहते हैं, और ये धातुमल द्रवित अवस्था में होता है, गलनीय पदार्थ होता है, और ये यहाँ पर नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो ये इस तरीके से आयरन सिलिकेट है, उस रूप में ये नीचे इकट्ठा हो जाएगा। क्या क्या हट गया, क्या क्या रह सकता है? शुरुआत में ये 4 चीज़ें थी, जब वात्या भट्टी में ऊपर से डाला भर्जन के बाद, और भर्जन के बाद में फेरस सल्फाइड है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करके फेरस ऑक्साइड में बदल गया, या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरस ऑक्साइड में बदल गया, यानी अधिकांश मात्रा इसकी फेरस ऑक्साइड की बन गई, और उस फेरस ऑक्साइड ने सिलिका के साथ क्रिया करके आयरन सिलिकेट बना दिया। तो इसका मतलब इसकी अधिकांश मात्रा तो हट गई, इसकी भी अधिकांश मात्रा हट गई। क्या क्या बच गया? ज़्यादा ये बच गया, तो शेष क्या बच गया? कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड, इनकी ज़्यादा मात्रा बच गई। ये अभी तक हो सकता है सारे खत्म नहीं हुए हों, थोड़ी बहुत मात्रा तो रहेगी, कुछ रह सकती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा इसकी हो गई, और इसको मैट कहते हैं। और ये मैट भी यहाँ पर द्रवित अवस्था में आ जाता है, और ये भी इसके नीचे इकट्ठा हो जाता है, और इस भारी होने के कारण ये नीचे रहेगा, धातुमल ऊपर तैरेगा। तो यहाँ पर तो ये मैट आ जाएगा, ये धातुमल है। इनको अलग अलग करने की जगह होती है यहाँ पर, एक को इधर से नीचे अलग कर लेते हैं, एक को इधर से अलग कर लेते हैं। तो ये वात्या भट्टी में मैट ये होता है। तो इस तरीके से अधिकांश मात्रा में हमारे पास ये मैट है, ये प्राप्त हो गया, और उसमें कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा है, थोड़ी बहुत मात्रा में फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड बच जाता है। अब अगले पद पर जाते हैं। अगले पद में इस मैट को एक अलग भट्टी में लेते हैं, जिसे बेसेमर परिवर्तक कहते हैं। उस बेसेमर परिवर्तक में लेकर, और यहाँ पर अब हमें तांबा प्राप्त हो जाता है बेसेमर परिवर्तक में, तो अब इसको कहते हैं बेसेमरीकरण।
बेसेमराइजेशन, ये भी एक भट्टी होती है। बेसेमर परिवर्तक किसको कहते हैं? इस भट्टी की इस प्रकार की संरचना होती है, इस टाइप की सी। इसका भी मैं रफली डायग्राम बना देता हूँ। ये इस प्रकार की एक भट्टी होती है, इसमें इसको उल्ट दे सकते हैं और साथ में यहाँ पर गर्म वायु प्रवाहित करने के लिए स्थान होता है। इसके अंदर मैट को ले लिया जाता है और एक और होता है कि इसमें जो बेसेमर परिवर्तक है, इस की भट्टी पर कैल्शियम ऑक्साइड का अस्तर लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या क्या करना पड़ता है? इस बेसेमर परिवर्तक में क्या क्या देंगे? एक तो लेते हैं मैट। मैट क्या था? कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड का मिश्रण था। शुद्ध अवस्था में तो नहीं था। इसके साथ थोड़ी बहुत मात्रा में फेरस सल्फाइड भी हो सकता है, ऑक्साइड भी हो सकता है। तो इसके साथ फेरस सल्फाइड की भी कुछ मात्रा हो सकती है, फेरस ऑक्साइड की कुछ मात्रा भी हो सकती है और कुछ अन्य अशुद्धियाँ भी हो सकती है। ये इसके अंदर ले ली जाती है द्रवित अवस्था में। यहाँ पर एक चीज़ की और कमी रहेगी कि जब ये फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित होगा तो ये हटेगा कैसे? गालक के द्वारा। ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ से इसके ऊपर डाल देते हैं, भट्टी के अंदर ले लेते हैं मैट को, और मैट के साथ साथ कुछ मात्रा में फेरस सल्फाइड है, फेरस ऑक्साइड है, कुछ अशुद्धियाँ हैं। तो ये तो सारी इसके अंदर मैं मैट लिख रहा हूँ ये, तो ये सारी इस मैट के अंदर होती है और अलग से गलक मिलाया बस केवल। ये बाकी मैट के अंदर ही है सारी की सारी, गलक अलग मिलाकर इसके अंदर ले लिया। नीचे से गर्म वायु प्रवाहित की जाती है, उच्च तापमान रखा जाता है ताकि ये जमे नहीं, द्रवित अवस्था में रहे। साथ में यहाँ पर जो इसके जो अस्तर लगा होता है, अस्तर वो कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। ये क्यों रखते हैं वो भी बताएंगे। गालक के रूप में क्या लेते हैं? SiO2 जो पहले लिया था वही लेंगे। तो इस तरीके से इसमें लेकर और उच्च दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है, तो इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ फेरस की लगभग मात्रा सारी समाप्त हो जाती है। होगी कैसे? उसका भी तरीका केवल एक ही है, फेरस सल्फाइड के रूप में अलग नहीं होगी। फेरस सल्फाइड को फेरस ऑक्साइड में बदलेंगे। फेरस ऑक्साइड इसके साथ क्रिया करके धातुमल बनाएगा। तो पहले इसको अलग करते हैं, पहले इसी की अभिक्रिया लिख दें। क्या क्या हो सकता है? फेरस सल्फाइड है, पहले भी लिखी थी। अभी इसमें ये बेसेमर परिवर्तक की अभिक्रियाएँ हैं, वो पहले थी वात्या भट्टी की अभिक्रियाएँ, लगभग वही चलेंगी। यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरीके से फेरस सल्फाइड सारा का सारा फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, क्योंकि इसकी मात्रा तो पहले ही कम थी। अब जितनी भी बची वो भी इसमें आ गई, और इस ये फेरस ऑक्साइड गालक के साथ क्रिया करके धातु मलिक के रूप में अलग हो जाएगा। ये तो इस तरीके से लगभग ये अशुद्धियाँ कम हो गई। कोई और अशुद्धि है वो भी इस गालक के साथ क्रिया करके या वाष्पित होकर जैसे भी हो लगभग सारी हट जाती है, सारी लगभग हट जाती है। तो ये धातुमल बन गया। अभी तांबा प्राप्त नहीं हुआ, अब तांबे की अभिक्रिया लिखें। अब तांबे के लिए कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड, इसके रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे। तो कॉपर सल्फाइड की जो कुछ मात्रा है वो भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है, और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड आपस में ही दोनों अभिक्रिया कर लेते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये बाहर निकल जाती है। ये जो तांबा है ये प्राप्त हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। तो इस बेसेमर परिवर्तक में क्या क्या प्राप्त हो गया हमें? बेसेमर परिवर्तक में एक तो बन गया द्रवित अवस्था में धातुमल, और एक द्रवित अवस्था में तांबा।
इनको इसमें अलग अलग कर लिया जाता है। लेकिन ये जो तांबा होता है ये एकदम गर्म है और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस लगातार बन रही है, और जब इस बेशमर परिवर्तक में से इसको जब निकाल लेंगे अलग अलग प्लेटों में, तो ये द्रवित अवस्था में है सारा तांबा, और इस द्रवित अवस्था में SO2 गैस घुली हुई है, वो बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो इसमें बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले बनेंगे क्योंकि द्रवित द्रव है, द्रव के अंदर गैस घुली है, बाहर निकलेगी तो बुलबुले बनेंगे। और जब ये बुलबुले बनते हैं तो उस समय इसका तापमान भी धीरे धीरे ये ठंडा हो रहा है, और ठंडे होने के साथ ये ठोस अवस्था में आ जाएगा। इस कारण ये इसकी ये जो सतह ये उबड़ खाबड़ हो जाती है, एक प्रकार से ऐसे लगता है कि इसकी सतह के ऊपर फफोले पड़ गए, तो इसे फफोलेदार तांबा कहते हैं। ब्लिस्टर कॉपर, तो इस तरीके से फफोलेदार तांबा है वो प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में इसकी मात्रा जो शुद्धता है वो लगभग 95% होती है, 98% तक होती है। नाइन्टी 98% तक, प्लस कुछ अशुद्धियाँ होती है। अशुद्धि इसके अंदर हो सकती है सिल्वर की, सोने की, लेड की, या कोई एक दो और धातुएं हो सकती है, जिंक की भी हो सकती है, इसी से संबंधित होता है। यहाँ तक तो ठीक है। अभी तक ये बाकी बचा हुआ है, ये अस्तर कैल्शियम ऑक्साइड का क्यों लगाया था, इसका क्या काम है? इसके तो अभी तक कोई अभिक्रिया ही नहीं। इसकी अभिक्रिया होती है कि जब यहाँ पर ये जो अशुद्धियाँ थी इनको हटाने के लिए गलक के रूप में सिलिकॉन ऑक्साइड मिलाया था, तो ये अगर जितना काम आ गया वो तो ठीक है, आयरन सिलिकेट में परिवर्तित हो जाए तो ठीक है। अगर ये काम नहीं आया, बच गया, तो वो तांबे के साथ अशुद्धि के रूप में आ जाएगा। बालू रेत है वो तांबे के साथ अशुद्धि के रूप में आ जाएगी सिलिकॉन ऑक्साइड, तो इसको भी हटाना जरूरी होता है। और उसको हटाने के लिए इसके साथ जो अस्तर लगा होता है चारों तरफ इसकी दीवारों पर, वो इसके साथ क्रिया करती है, और इसकी अभिक्रिया ये होती है, जो फालतू बचा हुआ गलक है SiO2 उसको हटाने के लिए ये गलक, यानी एक गलक को हटाने के लिए दूसरा गलक। फर्क क्या होता है, इस गलक को यहाँ पर सीधा मिलाया जाता है और दूसरे गलक का लेप किया जाता है, इसको भी धातुमल कहते हैं, और ये भी इसके साथ इकट्ठा हो जाता है, ये अशुद्धि के रूप में सारा बाहर निकल गया। तो ये सारा का सारा तांबे का निष्कर्षण कहा गया। अब ये जो तांबा प्राप्त हुआ है ये शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं हुआ, तो जो चौथा पद होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 पद हो गए, और चौथा पद होगा धातु का शोधन, और यहाँ पर काम में ली जाती है वो वैद्युत अपघटन विधि काम में ली जाती है। इसकी डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। चौथा पद इसका धातु का शोधन, अभी तक इसमें पर पहुँचे नहीं है। जो इसके बाद का जो अगला जो धातु क्रम का जो पद है वो धातु का शोधन ही है, लेकिन ये थोड़ा रनिंग में, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं क्या क्या करना पड़ता है। तांबे के निष्कर्षण के लिए, तांबे के शोधन के लिए वैद्युत अपघटन विधि काम में लेते हैं। क्या करना पड़ता है वैद्युत अपघटन विधि में, इंपॉर्टेंट बातें होती है। एक बड़े पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो दो जरूरत पड़ेगी, और क्या वो आवश्यकता पड़ती है वैद्युत अपघटन विधि में, तो 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, एक विद्युत अपघटन चाहिए। तो क्या क्या लिया जाता है, इसके ज़्यादा डिटेल अगले स्टेप में ही आएगी, अगला जो अपना वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए कि जिस भी धातु का शोधन करना होता है उस अशुद्ध धातु का तो एनोड लिया जाता है, और वो मोटा लिया जाता है।
यहाँ पर तांबा है, अशुद्ध धातु का एनोड लेंगे और शुद्ध धातु का कैथोड लिया जाता है। और विद्युत अपघट्य भी उस धातु का ही कोई लवण लिया जाता है जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाता है और इसमें आगे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है, यहाँ ये जो अशुद्ध है इसमें से कॉपर आयन विलयन में आते जाते हैं, ये इस पर इकट्ठा होता जाता है और धीरे धीरे करके एनोड पतला होता जाता है, कैथोड मोटा होता जाता है, सारा का सारा तांबा इसके ऊपर आकर जमा होने लगता है और ये बिल्कुल पतला होकर ख़त्म हो जाता है। अशुद्धियाँ यहाँ पर नीचे इकट्ठी हो जाती है, इसे एनोड पंख या मड कहते हैं। तो ये एक विधि होती है। तो शुद्ध जो तांबा है वो कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। इसका पूरा का पूरा जो वैल्यू अपघट्य विधि वर्णन अगले वीडियो में भी लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका सारा तांबे का शोधन हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, जिंक का निष्कर्षण। तो ऐसक के नाम क्या है, सूत्र क्या है, इसके होते हैं ZnS जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड, जिंक कार्बोनेट और जिंकाइट, तीन होते हैं। तो इसके निष्कर्षण में भी वो स्टेप चलाना चाहिए चला सकते हैं। सबसे पहले ऐसे का पीसना, फिर ऐसे का सांद्रण, फिर धातु निष्कर्षण और फिर उसके बाद शोधन। तो ऐसे का पीसना जो भी हो जाए ठीक है। अगर जिंक सल्फाइड लेते हैं तो सांद्रण किस विधि से करना पड़ेगा, सीधे सा सल्फाइड है तो फेनोल्फोन लेना पड़ेगा। इसके बाद फिर अगले स्टेप पर अगर जाएं धातु निष्कर्षण पर, तो अगर जिंक सल्फाइड लेंगे तो इसका वर्जन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करना पड़ेगा, ऑक्साइड में बदलेंगे। अगर कार्बोनेट और ऑक्साइड है तो इनका निस्तापन होगा। तो आगे जो पद है वो या तो वर्जन होगा या निस्तापन होगा, और निस्तापन के बाद हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाता है। तो चाहे वर्जन हो या निस्तापन हो, उसके बाद जिंक ऑक्साइड बन जाता है। कैसे बनेगा, अगर जिंक सल्फाइड है तो ये वर्जन कराएंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 ये हो जाएगा। अगर जिंक कार्बोनेट है तो इसको अकेले को गर्म करेंगे, यहाँ वायु की उपस्थिति थी, वायु की उपस्थिति है तो ये था वर्जन, यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति है तो यह है निस्तापन। ये खुद जिंक ऑक्साइड है ही। तो चाहे कैसे भी हो, अंत में हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब जिंक ऑक्साइड है तो कार्बन के द्वारा ऑप्शन, कार्बन के द्वारा ऑप्शन तो एलिंगम आरेख, वो देखो क्या है, एलिंगम आरेख ये है। कार्बन के 3 है, ये है कार्बन के 3। जिंक का कहाँ आता है, जिंक का आता है यहाँ पर थोड़ा अलग से,
इस तरीके से। तो यहाँ पर जिंक में ये क्या आ गया, अब तक जो पढ़ा उसमें इस प्रकार का ग्राफ नहीं था, उसमें सीधी रेखा थी। ये ग्राफ व्यक्त करता है कि जिंक ऑक्साइड की जो अवस्था है वो परिवर्तित हो गई, ठोस से द्रव में आ गया, बस केवल इतनी है। यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये बाकी तीनों अपचायकों से नीचे है, तो यहाँ पर तो अपचयन संभव नहीं है कम तापमान पर। अब अपचयन कब होता है, एलिंगम आरेख में हमने क्या पढ़ा था, उसमें यह था कि जो धातु का ऑक्साइड है वो ऊपर होना चाहिए और अपचायक है उसका जो ग्राफ है वो नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये तीनों कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के ये तो ऊपर है, जिंक ऑक्साइड का नीचे या नहीं होगा। ये ऊपर कब जा रहा है, नीचे कब आ रहा है, यहाँ पर ये बिंदु, ये तापमान, इसके बाद में ये ऊपर चला गया और अपचायक का नीचे आ गया। तो इस तापमान से अधिक तापमान रखना पड़ेगा तभी जिंक ऑक्साइड का अपचयन संभव है, और ये तापमान लगभग होता है 1073 केल्विन से ऊपर, लगभग 1200 के आसपास होता है। तो ये लगभग 1270 केल्विन के आसपास होता है। लेकिन यहाँ पर भी पूर्ण रूप से नहीं मान सकेंगे, क्यों, अभी ये कार्बन ऊपर है, ये ग्राफ है, ये अभी तक इस ग्राफ से ऊपर है, ये ग्राफ इस तापमान पर, अब ये नीचे आता है, अब ये ऊपर है, तो इसको मानकर चलें। और यहाँ पर जो तापमान होता है वो होता है 1600 से के आसपास, 1673 केल्विन। तो जो कार्बन के द्वारा जो अपचयन करवाएंगे वो इस तापमान से नहीं करवाएंगे, ये तो 1270 के आसपास है, यहाँ थोड़ी कमी रह सकती है। तो पूरा का पूरा कार्बन कहाँ हो रहा है, तो ये है, तो 1673 के आसपास है, वो इसके लिए अपचयन के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ जो समीकरण लिखेंगे वो 1673 केल्विन की होगी, और जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तो गैस बाहर निकल जाएगी, ये जिंक है ये बन जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात एक और है, और वो बात है कि जब ये इतना तापमान है 1673, तो यहाँ पर जो जिंक प्राप्त होगा वो तो वाष्पित अवस्था में आ जाएगा। वाष्पित अवस्था में तो ये भी वाष्प है, ये भी वाष्प है। अब इसको संघनित कर लेते हैं, इसका संघनन नहीं होगा, ये तो बाहर निकल जाएगी, इसका संघनन हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इसे संघनित किया जाता है। तो यहाँ पर जो 1673 केल्विन तापमान है, इतना ताप करना है तो कैसे करेंगे, निश्चित तक कोयला चाहिएगा, कोक चाहिएगा। तो यहाँ पर करने के लिए जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को कोयले के साथ और कुछ मृदा के साथ मिलाकर छोटी छोटी ईंटें बना ली जाती है और फिर उसको गर्म किया जाता है। तो यहाँ जो तापमान उत्पन्न हुआ था ये, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, तापन के लिए यहाँ छोटे छोटे ईंटें बनाई जाती है, इसमें ये कोयला ये जलने लग जाता है, इन दोनों की अभिक्रिया हो जाती है, जिंक बन जाएगा, जिंक द्रवित अवस्था में आ जाएगा, वाष्पित अवस्था में आ जाएगा, उसको फिर संघनित करके ठोस रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये सारा अपना आज के टॉपिक में तांबे का निष्कर्षण हो गया, जिंक का निष्कर्षण हो गया। अब एक और बच गया एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, वो पढ़ेंगे। साथ में अब की बार एक नया सिद्धांत हो रहेगा, जिस प्रकार से एलिंगम आरेख से संबंधित आया था वो ऊष्मागतिकी सिद्धांत, इसी प्रकार से अब वैद्युत रासायनिक सिद्धांत भी आएगा। तो जो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करेंगे वो वैद्युत रासायनिक सिद्धांत के द्वारा होगा, ये अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज वाला जो था इसमें भी रासायनिक अभिक्रियाएँ बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी पूछी जाएंगी। गाले का क्या काम होता है वो पूछ लेते हैं, भट्टियों के नाम है, कौन सी अभिक्रिया किस भट्टी में होती है, और साथ में मुख्य रूप से तो अयस्कों के नाम, ये जरूरी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए आपको। और ये छोटे छोटे प्रश्न भी बहुत बनते हैं। आज का इतना है।